नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन को देख रहे थे, जो पॉइंटर की बुक है, समान अध्ययन की बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल भी है। ठीक ना, तो सारी चीजें हैं। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो लगभग सारी चीजों के सब्जेक्ट के क्लास चलाए जा चुके हैं। इकोनॉमी बची थी, उसको भी चलाया जाकर खत्म किया जा चुका है। आज नया टॉपिक है गरीबी। तो थोड़ा सा आज हम लोग गरीबी में जी लेते हैं, ठीक ना। फिर बेरोजगारी, गरीबी, फिर हम लोग आपस में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गया है, तो आज गरीबी की बात कर लेते हैं। तो आते हैं भाई गरीबी, पॉवर्टी। तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, या फिर इस पर समितियां क्या क्या गठित की गई हैं, ये सब सारी चीजें। तो पहला वाला क्वेश्चन जरा देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था, ठीक ना। एक रहा कि पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था। एक्चुअली ये जो समिति गठित की गई थी, ये समिति 1977 में गठित की गई थी। वाई के अलग समिति, इसको कह सकते हैं कि वाई के अलग समिति, ठीक ना। 1979 में अपनी रिपोर्ट देती है, 1979 में ये अपनी रिपोर्ट देती है। ये कहती क्या है, यह कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजन कर दीजिए, एक ग्रामीण क्षेत्र ले लीजिए और एक शहरी क्षेत्र ले लीजिए, ठीक ना। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी कोई व्यक्ति लेता है तो वह गरीब नहीं है, ठीक ना। अगर खाद्य पदार्थ के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जो 2400 कैलोरी लेता है वह गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने कहा कि अगर 2100 कैलोरी लेता है तो वो गरीब नहीं है। मैं कहता हूं कि आप एक खचुआ मार के खा जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप गरीब नहीं अमीर हो जाएंगे, ठीक ना। अजीब अजीब समितियां थी, अजीब अजीब अपने डिसीजन दे रही थी। इसके अलावा आप रंगराजन समिति देखेंगे, सचिन तेंदुलकर समिति देखेंगे, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया और शहरी क्षेत्रों में 30 रुपया, ठीक ना। जो व्यक्ति कमा रहा है, खा रहा है, वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं है। ये समस्या है। मतलब कि सोचिए ना कि अगर कोई चाहे तो एक चाय अगर पीने जा रहा है तो भी अगर 27 रुपया कम पड़ जा रहा है, लेकिन वो गरीब नहीं होगा। तो एक खैर समितियां थी। वाई की अलग समिति जो पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का निर्धारण करती है, कुल मिला जुलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कहती है 2400 कैलोरी, ठीक ना। और उसके बाद शहरी क्षेत्रों में कहती है 2100 कैलोरी। अगर कोई इतना लेता है तो गरीब नहीं है बल्कि अमीर है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि गरीबी के अनुमान हेतु प्रयोग किया जा रहा है क्या, सिर की गणना। एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना। सिर की गणना, कैलोरी ग्रहण, अभी आपने देखा कि कैलोरी ग्रहण तो ले लिया गया, सिर की गणना भी ली जाती है। और इसके अलावा पारिवारिक उपभोग व्यय, ये तीनों चीजें ली जाती हैं गरीबी के मेजरमेंट के लिए, गरीबी के अनुमान के लिए, ठीक ना भैया। फिर निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। नक्स महोदय ने क्या, नक्स महोदय एक आपका इकोनॉमिस्ट थे, ठीक ना। इन्होंने कहा कि हर कोई भी व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ठीक ना। गरीबी का जो जाल है इसी का इन्होंने थ्योरी दिया था, ठीक ना। गरीबी का दुष्चक्र, इन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि उसके पास अशिक्षा है, उसके पास जो है स्वास्थ्य की कमी है, उसके पास पूंजी का अभाव है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने, नक्स महोदय ने गरीबी का दुष्चक्र या इसकी अवधारणा को सब प्रतिपादित किया। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमीर अगर डायबिटीज से कुपोषित है तो जो गरीब है वो बेचारा जो है एक प्रकार से पोषक तत्वों से कुपोषित है, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है कि कारण में, क्योंकि अमीर गलत भोजन खाते हैं, ठीक ना। पिज्जा बर्गर क्या क्या है मुझे नहीं पता, वेस्टर्न कल्चर का फूड। तो अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो बिल्कुल बात तो सही है, दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि आप जब लगाकर देखेंगे तो कारण जो है कथन की व्याख्या आसानी से कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि अमीर क्यों कुपोषित है, क्योंकि वो गलत भोजन कर रहा है। गरीब क्यों कुपोषित है, क्योंकि वह रूखा सूखा खा रहा है, जितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है क्या, बहुआयामी गरीबी। ये बहुआयामी गरीबी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना।
बहुआयामी गरीबी, सुनना जरा ध्यान से कि बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट सूचकांक जो जारी करती है राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति आयोग जारी करती है। एक बार क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ठीक ना। बहुआयामी इसको क्यों कहा जा रहा है? इसमें एक ही डायमेंशन नहीं लिए जा रहे हैं। गरीबी की अगर मैं परिभाषा आपसे पूछूं कि गरीब कौन है, क्या क्षमताओं का अभाव, क्या जो है अक्षमताओं का एक प्रकार से जो उसको आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है? नहीं, और भी सारी चीजें। इतने समय गरीबी का पैमाना बढ़ गया है। अभी आप अगर 50 साल पहले जाते हैं तब गरीबी का पैमाना और कुछ था। आज इस इंटरनेट की दुनिया में, ठीक ना, गरीबी का पैमाना कुछ और है। क्या मैं कहूं कि अगर आप इंटरनेट नहीं यूज करते हैं तो गरीब नहीं है? ऑफ कोर्स बहुआयामी गरीबी का एक पार्ट है। आपके पास परिवहन सुविधा नहीं है, क्या आप गरीब नहीं हैं? गरीब हैं, ठीक ना। अगर आपके पास जमीनें नहीं है, आवास नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ये तो एक जेन्युइन परिभाषा हो गई। लेकिन मैं कहूं कि आपके पास सेलफोन नहीं है, आपके पास परिवहन नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक ना, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से गरीब। प्रशासन बेहतर आपको नहीं मिल पा रहा है, बेहतर इन्वायरमेंट का सिस्टम आपके पास नहीं है, सो ये एक बहुआयामी गरीबी का सूचकांक होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दत्त समिति। ये देखिए गरीबी पर तमाम कमेटियां गठित की गई थी, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दत्त समिति, लकड़वाला समिति, चिल्लैया समिति तथा चक्रवर्ती समिति में से किसी एक के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? लकड़वाला समिति, ठीक है ना। लकड़वाला ने भी ग्रामीण और शहरी दो भागों में बांटा और ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि यहाँ पे कृषि ज्यादा लोग करते हैं और शहरी क्षेत्रों में बताया कि यहाँ पर जो है उद्योगों में लोग ज्यादा रहते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि यहाँ पर कृषि श्रमिक उपभोक्ता सूचकांक जारी करके यहाँ पर गरीबी का आकलन किया जाए और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनकी उपभोक्ता का सूचकांक जारी करके शहरी क्षेत्रों का किया जाए, ठीक ना भैया। तो ये लकड़वाला ने कहा। फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक नई समिति गठित की थी। निर्मला देशपांडे, बी सिद्धांत, सुरेश तेंदुलकर तथा प्रोफेसर जानकी रमन, इनमें से समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? केरल में सबसे कम गरीब हैं। इसको केरल में शिक्षा ज्यादा है, जहां शिक्षा होगी वहां तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी, रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो गरीबी सबसे कम जो है यहां पर है। लेकिन एक डाटा अगर मैं बताऊं कि शिक्षित बेरोजगारी कहां सबसे ज्यादा है तो केरला है, सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, लगभग 100% शिक्षित हैं। तो वहां पर समस्या ये है कि जो भी बेरोजगारी होगी वो शिक्षित बेरोजगारी ही दिखेगी। कारण क्या है? तकनीकी शिक्षा का ना हो पाना, ठीक है ना। फिर आते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक, 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, ठीक ना। सबसे ज्यादा बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा। ये चारों राज्यों को आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता की संस्तुति, अभी देखिए कि 2400 कैलोरी वाई के अलग कमेटी ने किया। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, ठीक ना। 1977 में गठित की गई थी, 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है और पोषक तत्वों के आधार पर एक पहली ऐसी कमेटी थी जिसने जो है गरीबी रेखा का आकलन किया था। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से, वही वाला ऊपर वाला। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार ये क्या है? परिवार का उपभोग व्यय, मतलब कि पूरे परिवार का उपभोग व्यय क्या है, कितना एक्सपेंडिचर है प्रति मंथ का, ठीक ना, एक परिवार का, उसी के आधार पर भी गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोग आंकड़ा, कितना आप उपभोग कर रहे हैं, यही तो गरीबी का आंकड़ा निकाला जाता है इसी से। अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी तथा बढ़ती निवेश दर में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अगर निवेश बढ़ेगा तो बेरोजगारी तो नहीं कम होगी। सुनना जरा, अगर मैं कह रहा हूं कि निवेश अगर बढ़े तो निवेश बढ़ेगा तो मतलब कि उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार चाहिए ना। तो रोजगार जब बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा
तो लोग रोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो जो लोग रोजगार में आ जाएंगे तो गरीबी अपने आप जो है क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो यही तो कारण नहीं है कि बढ़ता जो निवेश दर है ये तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है, क्या है, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक ना भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये तो आपने जानते ही होंगे कि गांव में जो आपको अनाज मिलते हैं, ठीक ना, अनाज कैसे कि 3 रुपया किलो आपको चावल मिल जाएगा, 2 रुपया किलो गेहूं मिल जाएगा, 1 रुपया किलो मोटा अनाज मिल जाएगा। यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक ना, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके, लोग अपनी आजीविका संचालित कर सकें। ठीक है, तो गरीबों को जो है खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ये लाई गई थी। दीपक पारेख कमेटी, ये देखिए काफी अच्छी इंपॉर्टेंट कमेटी थी दीपक पारेख की। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ गठित की गई थी अवसंरचना के विकास, वित्तीय हेतु, उपाय सुझाने के उद्देश्य से। एक तो अवसंरचना के विकास के लिए और दूसरा वित्तीय हेतु या वित्तीयन हेतु उपाय सुझाने के लिए। ठीक है ना। फिर कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है, इथियोपिया। ठीक है, भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। फिर क्या कह रहा है, इथियोपिया कहां है, इथियोपिया आपका जो है ये जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है उसी में इथियोपिया है। ठीक है ना, तो इथियोपिया कहा जाता है। क्योंकि उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण के हैं। तो बिल्कुल बात सही है, इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को इसलिए क्योंकि इथियोपिया में बहुत ज्यादा जो है बाल मृत्यु दर है, इसीलिए भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया, वही वाला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर IRDP ट्राइसेम, फिर NREP में से ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु योजना कौन सी है, IRDP ट्राइसेम तथा NREP, ये तीनों है। ठीक ना, ये तीनों है गरीबी दूर करने से संबंधित योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा, ये छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। फिर सरकारी तौर पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया गया, भारत ने सर्वप्रथम अपनाया, ये भारत ने अपनाया। ठीक है ना, परिवार नियोजन, ये देखिए समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय आप पढ़े होंगे ना कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसी समवर्ती सूची का विषय जो है परिवार नियोजन। मतलब कि इस पर केंद्र भी चाहे तो कानून बना सकता है और राज्य भी चाहे तो कानून बना सकता है। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो 1952 में प्रारंभ किया गया। ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 के दौरान तब ये प्रारंभ किया गया था 1952 में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे कहा जाता है, के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है इसमें, ठीक है ना, जो रिपोर्ट जारी की जा रही है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जब राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाए तो वहां पर हम कहेंगे नीति आयोग जारी करती है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाए तो वहां पर हम कहेंगे कि UNDP और ऑक्सफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति तथा सेवाओं से वंचना, इस चीज को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपका जो है पूरा गरीबी हुआ, तो गरीबी से जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हमने लगभग कवर कर लिए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आते हैं भाई, देखते हैं क्या है। एशियाई आधारित संरचना, एशियाई आधारित संरचना विकास बैंक, ठीक है ना, में सदस्य राष्ट्र हैं, कितने हैं, 80 से अधिक हैं, 80 से अधिक। तो इसको आप सर्च करिएगा, इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज ले लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। ठीक, फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है में नवनियुक्त प्रबंधन निर्देशक एक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया की है, बुल्गारिया की। ठीक है ना, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है।
ठीक है ना, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं बताऊं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, अब इस पर थोड़ा सा लगाम लगा दी गई है। ठीक है, ये स्थिति थी, भारत इसमें काफी सुधार किया हुआ है। ये स्थिति थी 2014 में कि भारत जो है 142वें स्थान पर था, लेकिन 2022 की जब वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो सरकार ने इस पर काफी अच्छा काम किया और आपको बताऊं कि 63वां स्थान भारत का आया, काफी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। इस रैंकिंग की घोषणा कौन करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है भैया। फिर भारत के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित सहायता प्रदान करती है। विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यह वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व आर्थिक संभावना या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक ना भैया। फिर आते हैं नेक्स्ट कि मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अभी अभी बताया कि यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक ना। अब मैं बताऊं आपको कि इसकी रिपोर्ट वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। 2022 में रिपोर्ट आई है मानव विकास रिपोर्ट 2021। ठीक है ना। और मानव विकास रिपोर्ट 2021 जो आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, उसको जारी किया है यूएनडीपी ने। अगर मैं ये कहूं कि पहले जो है 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर था, लेकिन 2021 में इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर हो गया है, स्विट्जरलैंड। ठीक ना। और भारत का क्या स्थान है भैया? भारत पहले 131वें स्थान पर था 2020 वाली रिपोर्ट में, लेकिन इसमें जो है 2021 वाली रिपोर्ट में इसमें भारत 132वें स्थान पर हो गया है। ठीक ना। और सबसे खराब जो सिचुएशन है बेचारा दक्षिण सूडान की है, दक्षिणी सूडान की है। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। फिर और क्या बता सकते हैं इसमें? और ये बता सकते हैं कि भारत का जो एचडीआई मान है ना भैया, एचडीआई मान वह 0.633 है। ठीक है ना। तो मास्टर साहब ये भी बताना चाहिए आपको क्या कि जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो एसडीआई में जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वह है 67.2 वर्ष है, 67.2 वर्ष। ठीक है ना। इतना कुछ हमने इस रिपोर्ट को भी अपडेट कर दिया कि यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है एसडीआई, और साथ साथ क्या भारत की सिचुएशन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन की है। ठीक है ना। इसमें सोचना ही नहीं है। पीपीपी, ये जो पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। ठीक ना। पहला स्थान और दूसरा स्थान चीन और अमेरिका का है। ये परचेजिंग पावर के हिसाब से जो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है लिया जाता है, तो उसके आधार पर सबसे पहले स्थान पर वह जो है चीन है, फिर अमेरिका है, फिर देन भारत है। एशियाई विकास बैंक, ये जो एडीबी है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर एशियाई या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, फिर कोलंबो योजना तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी में से भारत सदस्य है। किसका है? तो एशियाई विकास बैंक का भी है। ठीक ना। कोलंबो योजना का, ठीक है ना, इन दोनों का भारत सदस्य है। फिर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो आप देखेंगे तो फिलीपींस के मनीला में। फिर हरा सूचकांक विकसित किया गया विश्व बैंक के द्वारा, हरा सूचकांक, ग्रीन इसको सूचकांक कहते हैं, ग्रीन इंडेक्स। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के बारे में बता रहा है। ये जो डब्ल्यूटीओ है इसका अंग है वह है गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। एक्चुअली डब्ल्यूटीओ से पहले यह जो है 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, लेकिन इससे पहले इसको हम गैट के नाम से जानते थे। ठीक ना। गैट के नाम से। ठीक है भैया। फिर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में अवस्थित है, जिनेवा में। फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई वही 1 जनवरी, इसको कर लीजिए 1 जनवरी 1995 को। कभी कभी समाचारों में रहने वाला एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ये शब्द देखने को मिलते हैं, तीनों संबंधित है किससे? डब्ल्यूटीओ से। सुनना जरा ध्यान से कि एम्बर बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है और ग्रीन बॉक्स क्या होता है। ये एक्चुअली
हर देशों द्वारा, चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो, उनके द्वारा सब्सिडियां दी जाती हैं कृषि क्षेत्र में। तो सवाल है कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो उत्पादन को बढ़ा दे, ठीक ना, एक ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन को बढ़ा दे, एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहलाती है। इसके अंदर जैसे उर्वरक पर दिया जाने वाला सब्सिडी, इसके अलावा एमएसपी पर दिया जाने वाला सब्सिडी, इसके अलावा जो रासायनिक खादों पर, ठीक ना, बिजली पर, ठीक, सिंचाई पर, इन सब पर जो एमएसपी दिया जाता है, इन सब पर जो सब्सिडी दिया जाता है, उसी को हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। तो डब्ल्यूटीओ कहता है आप दीजिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी, लेकिन जो विकसित देश, जो विकासशील देश हैं, यह विकासशील देश अपनी कुल जो है कृषि जीडीपी का मात्र 10% ही देंगे, ठीक ना। भारत, चीन, ब्राजील इससे सहमत नहीं है दोस्तों, ठीक है, इससे सहमत नहीं है। भारत कहता है कि हमारे यहां गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ठीक ना। और हंसिए के तो सबसे अंतिम पायदान पर वो खड़ा हुआ व्यक्ति किसान है। अगर हम 10% सब्सिडी देंगे तो हम गायब हो जाएंगे, पूरा भारत गायब हो जाएगा, ठीक ना। तो पहली प्राथमिकता देखिए, ट्रेड को बैलेंस करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जिम्मेदारी नहीं है। भारत की पहली जिम्मेदारी है कि वह जो है भारतीयों को भूखमरी का शिकार ना होने दे, ठीक ना, भारतीयों को भूखमरी का शिकार ना होने दे। अरे भैया आप हमको शामिल, हम आपके सदस्य हैं, आप अपने हिसाब से जो है हमको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर आपको फिट बैठता है तब आप हमको सदस्य बनाइए, वरना कोई जरूरत विशेष नहीं है, ठीक ना। मैं अपनी समस्या देखूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की समस्या देखूंगा या अंतर्राष्ट्रीय इशूज की समस्या देखूंगा, ठीक है ना। तो मेरे यहां खुद जो है गरीबी बेरोजगारी समस्या है, तो मैं क्यों जो है 10% तक इस सीमा को मानूं? ये जो है खैर डब्ल्यूटीओ कहता है। ये क्या है? सॉरी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत जो भी सब्सिडियां दी जाती हैं वहां पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है डब्ल्यूटीओ के द्वारा मान्य है, ठीक है, इसमें आप दीजिए। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दिया गया सब्सिडी, जैसे मान लीजिए कि आपदा आई, पूरा धान खराब हो गया, तो किसानों को सरकार कुछ वित्त पोषण का काम कर देती है ताकि वह अपनी आजीविका संचालित कर सकें, लेकिन उत्पादन तो नहीं बढ़ा ना, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है? यहां पर किसान और सरकार दोनों मिलकर एक अनुबंध करते हैं सीमित कृषि के लिए, ऐसे जो है सब्सिडी क्या कहलाती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो तीनों जो है डब्ल्यूटीओ से संबंधित। एक टैरिफ व्यापार संबंधी साधारण करार, एक गैट के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र, ठीक ना, MFN का अर्थ क्या है? सभी देश के प्रति अधिकतम अनुग्रह, सभी देश के प्रति अधिकतम अनुग्रह। मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात कर रहा था वो, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक ना। फिर क्या है? डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम, एक गैट के बारे में बात कर रहा है। फिर गैट का तात्पर्य क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। फिर गैट का कार्यालय स्थापित किया गया 1948 में, जेनेवा में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। फिर डंकल प्रस्ताव संबंधित किससे? बौद्धिक संपदा का अधिकार से। बौद्धिक संपदा क्या होती है? जैसे आप जो है मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मैं पढ़ के कुछ रिसर्च किया, ठीक ना, जैसे मैंने कोई बुक लिखी, पॉलिटिक या इकोनॉमी की मैंने कोई बुक लिखी, तो वो अपनी क्या है? बौद्धिक संपदा है। अगर वैसी ही बुक उसी ही शब्दों में कोई उतार नहीं सकता, मुझसे उसको परमिट लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसके ऊपर जो है केस ठोक सकता हूं, ठीक है ना। ये जो है क्या है? हमारी बौद्धिक संपदा है। फिर व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा या संपत्ति अधिकारों के विषय हैं। एक तो व्यापार मार्का, मतलब कि ये कह रहा है कि बौद्धिक संपत्ति किन किन अधिकारों के अंतर्गत आती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाते हैं। तो कौन कौन से? व्यापार मार्का है, औद्योगिक प्रतिरूप है, परिरूप है और भौगोलिक संकेतक है, ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर तथा निर्देश इत्यादि इसमें रखे जाते हैं। ट्रिप्स, ये सुना जरा, ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। क्या? पेटेंट सम्मिलित किया गया है, भौगोलिक संकेतक सम्मिलित किया गया है, कॉपीराइट सम्मिलित किया गया है, ए इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क, ये सब सारी चीजें जो है सम्मिलित की गई हैं आपका ट्रिप्स समझौते में। फिर हाल ही में IMF, ठीक ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के SDR बास्केट में एक नई मुद्रा जुड़ी। कौन सी? रेनमिनबी, युआन, ये जो चीन वाली मुद्रा है, इसी को चीन की मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, यही तो इसकी सत्यता है,
आईएमएफ, ठीक है ना, आईएमएफ। अच्छा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में फर्क क्या है? वर्ल्ड बैंक किसको ऋण देता है और आईएमएफ किसको ऋण देता है? तो वर्ल्ड बैंक कब ऋण देगा? जब गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, लिंग असमानता, ठीक ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इश्यूज होगा तो कौन ऋण देगा? वर्ल्ड बैंक ऋण देगा, जन कल्याण पर आधारित। और आईएमएफ कब ऋण देगा? जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह संकट में आ जाए, व्यापारिक असंतुलन हो जाए, ठीक ना, मंदी का शिकार हो जाए अर्थव्यवस्था, तो उस स्थिति में आईएमएफ ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? यह सदस्य देशों की भुगतान संतुलन, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु ये सहायता करता है, ठीक ना। फिर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की स्थापना, आईएमएफ, चूंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की गई थी। वर्ल्ड बैंक जो होता है इसी को आईबीआरडी कहा जाता है, ठीक ना। तो 1945 में एक्चुअली ये 1944 में हुई थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, लेकिन औपचारिक रूप से 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। और दोनों का जो मुख्यालय है, अच्छी बात यह है कि दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक ना, वाशिंगटन डीसी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते से तहत, ठीक ना। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, ये वाला, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या फिर कहें कि आईएमएफ के द्वारा, ठीक है ना, आईएमएफ के द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह भी आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो एक आपने ये देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक आपने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, यूएई देशों में से ओपेक का सदस्य नहीं है। कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है, चीन, ठीक है ना, ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक मतलब कि जो ये पेट्रोलियम ऑयल जो देश होते हैं, निर्यातक जो देश होते हैं, उन्हीं के जो है समूह होते हैं, ठीक है ना, उसमें चीन नहीं है। बाकी और ये लोग हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। फिर सांस्कृतिक नेताओं, एक सांस्कृतिक नेताओं को अपनी संभावनाओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया जाता है या प्रदान करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच, ठीक ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड में से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? थाईलैंड नहीं है, ठीक ना। तो ये पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, ठीक ना। और कौन कौन है? तो भारत भी है, ध्यान में रखिएगा, भारत भी है, अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है, ठीक ना, मालदीव भी इसका सदस्य भैया, मालदीव, ठीक है। तो सार्क का सदस्य मालदीव भी है। सार्क का मुख्यालय जो है वह आपका कहां पे है? सार्क का मुख्यालय ढाका में है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के बंगला के देश के ढाका में है। 1985 में यह स्थापित हुआ था। यूनिसेफ, IMF, WHO तथा सार्क में से एक शेष भिन्न है। कौन सा इसमें से भिन्न है? तो इसमें सार्क भिन्न है, ठीक ना, सार्क। ये देखिए यूनिसेफ, IMF, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है, ठीक ना, इसलिए ये भिन्न है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना अभी बताया कि 1985 में हुई थी, ठीक ना। इसमें टोटल 8 देश हैं, ठीक है। फिर भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। कंबोडिया नहीं है, ठीक है ना, कंबोडिया नहीं है। टोटल 8 देश अभी मैं बताया। फिर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं, शक्तियों तथा यथा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, ये ब्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। सदस्यता वाले अंतर महाद्वीपीय समूह को जाना जाता है ब्रिक्स। ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक्स जो है यह जिम ओ नील ने इसकी संकल्पना दी थी। जिम ओ नील ने 2009 में इसकी पहली बैठक होती है रूस के एकतेरियनबर्ग में, ठीक ना। 2010 में, पहले तो ये ब्रिक था, लेकिन 2010 में ये पूरी तरह ब्रिक्स हुआ। 2014 की एक बड़ी अच्छी घटना है, ब्राजील के फोर्टलेजा में एक आयोजन किया जाता है, छठी जो ये ब्रिक्स की बैठक होती है, छठी बैठक फोर्टालीजा
ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में छठी बैठक होती है, उसी में एनडीबी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे नया विकास बैंक कहा जाता है। 1000 इसमें 100 अरब डॉलर के मतलब कि बजट से इसको तैयार किया जाता है और प्रावधान किया जाता है कि यह सदस्य देशों मतलब कि ब्रिक्स के देशों और तथा अनदर दूसरे कोई भी देश हो उनको अपना ढांचागत एक आर्थिक विकास के लिए ऋण ले सकता है। ठीक है ना। तो एक कुछ अपना हुआ 20% सारे देशों की पार्टिसिपेशन होती है, 5 देशों की 20% उस एनडीबी में। फिर कह रहा है कि ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा में से ब्रिक्स देशों में से नहीं है। अरे कनाडा नहीं है भैया, कनाडा नहीं है। ठीक है ना, कनाडा नहीं है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, देखिए ना अभी मैं बताया कि 2009 में रूस के अकतेरियनबर्ग में हुआ, एकतेरियनबर्ग, ठीक है ना, रूस के एकतेरियनबर्ग में। फिर सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो ये 2010 होना चाहिए, 2011 दिया है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, 2010 होना चाहिए, 2010 होना चाहिए। ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। फिर भूटान, रूस, भारत, चीन में से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, भूटान नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स समूहों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसकी है? रूस की है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया जो विकास संघाई में है, ये चीन के संघाई में है। ठीक है ना, संघाई सहयोग या सीओ आ गया, इसकी स्थापना 2001 में संघाई 5 नाम से की गई थी। ठीक है ना, 26 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2001 में ये संघाई 5 नाम से जानी गई। ठीक ना, इतने समय कितने देश हैं? तो इतने समय यह सीओ के टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से? तो आपका भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ठीक ना, रूस हो गया और किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया भैया, तजाकिस्तान, ठीक ना, उज्बेकिस्तान हो गया, फिर किर्गिस्तान हो गया, ठीक ना, और एक कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। तो ये जो है 8 देश हैं। मैं बताऊं कि 2022 की एक समिट हुई थी एससीओ की, अभी एक हफ्ता पहले, मतलब कि सितंबर में ही हुई, सितंबर 2022 में, ठीक है ना। तो उसमें एक बड़ा अच्छा न्यूज आया कि वाराणसी को पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी या फिर शहर घोषित किया गया है एससीओ का। ठीक है ना, इसको आपको जानना चाहिए। फिर न्यू डेवलपमेंट, इसको पढ़ लिया, संघाई, ये पूरा हमने कंप्लीट किया। ईरान, सऊदी अरब, ओमान तथा कुवैत में से खाड़ी सहयोग परिषद, ये देखिए जीसीसी, गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक ना, का सदस्य नहीं है। तो ईरान नहीं है भैया, ठीक है ना। यूएनएससी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तात्पर्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, ठीक है ना। फिर मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, उसमें कौन शामिल है? तो गंगा क्षेत्रों में भारत तथा मेकांग क्षेत्रों में 5 देश। कौन कौन से? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये आपको जानना चाहिए जो गंगा मेकांग सहयोग परियोजना है। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा तथा वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, गैट, IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, समानतया कहलाता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था और उसी में IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब सारी चीजें उभर कर आई। ठीक है ना। ब्रिटेन वुड्स कहां पे है? ब्रिटेन में नहीं है, अमेरिका में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944, ठीक है ना। इसी 1944 में देखिए औपचारिक स्थापना मानी जाती है 1945, लेकिन यही से मान लिया जाता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ब्रिटेन वुड्स से ही आया, ठीक है ना। इसकी बैठक चूंकि 1944 में ही तो की जाती है, ठीक। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इसको आपको IMF का भी यही है, वर्ल्ड बैंक का भी यही है। फिर मिलान आपको करना है कि क्षेत्रीय संगठन है और निर्माण वर्ष है। फिर यह कह रहा है कि LAFTA, इसका जो है निर्माण 1960 में, आसियान 1967, अपेक 1989, फिर NAFTA 1994, ठीक ना भैया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वही संगठन है कि एशियाई विकास
बैंक, ये मनीला में इसका मुख्यालय है, फिलीपींस। फिर एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में है, ठीक ना। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक ना। फिर G7 समूह के सदस्य कौन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ए अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। ए आपको याद रखना चाहिए, G7। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। भारत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ना तो भारत ना तो आपका पाकिस्तान है, ठीक ना। 5 देश, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आसियान किसके लिए है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक ना। इसमें टोटल 10 हैं, 10 देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। इसके अलावा आसियान +5 बनाया गया है, ठीक है ना। RCEP का नाम आपने सुना होगा, इसी से रिलेट है, ठीक है ना। RCEP से आपने सुना होगा कि भारत बाहर हो गया, क्योंकि भारत के हित नहीं जो है उसे टच कर रहे थे, ठीक है ना। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर में से आसियान का सदस्य नहीं है, भारत ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया में से वह देश जो आसियान का सदस्य नहीं है, दक्षिण कोरिया नहीं है, ठीक है। भारत में माल के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया गया, WTO से संबंधित दायित्वों के अनुपालन हेतु, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन, ये जो SCO है उसी की बात कर रहा है, का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में ये सम्मेलन हुआ था वर्ष 2017 में। और इसमें ना सिर्फ भारत को शामिल किया गया बल्कि पाकिस्तान को भी इसी सम्मेलन में शामिल किया गया, दोनों देशों को, ठीक ना भैया। आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में शामिल है चीन है, जापान है, कोरिया है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। देखिए एक कई चीजें शामिल हो गए हैं, कई लोग शामिल इसमें हो गए हैं। आसियान का जो ये मुक्त व्यापार भागीदार है, ठीक है ना। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 190 है। अंडोरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अंडोरा सबसे जो है अंतिम है, ठीक ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम कोई नए टॉपिक क्या सेंसस से ले आते हैं। सेंसस आपका नया टॉपिक बचा है, एक लास्ट टॉपिक, तो उसको डिस्कस करके हम पूरे पॉइंटर को एंड करेंगे। फिर आपकी रिकवरी जो भी आएगी उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी टीम काम करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।